हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आप तमाम व्यूवर्स का इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के पोएट्री सेक्शन के बारे में बातें कर रहे हैं और इस संदर्भ में हम लोगों ने 4 कविताओं को देखा है और आज हम स्टार्ट करते हैं 5वां कविता है और आपके बुक में ये 8वां और सबसे लास्ट कविता है और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लें कि वाल्टर डेला मेयर जो इसके कवि हैं के जीवन विवरणी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वाल्टर डेला मेयर का लाइफ स्पान है 1873 टू 1956, अर्थात इनका जन्म जो है वह 1873 में हुआ था और गांव का नाम था साल्टन, केंट, इंग्लैंड। अर्थात इनका जन्म जो है कार्ल्टन में हुआ था। विलेज का नाम था कार्ल्टन, शहर का नाम था केंट और देश का नाम था इंग्लैंड। वहाँ पर जो है इसका जीवन का उत्पत्ति हुआ था। चार्ल्टन गांव, केंट शहर और इंग्लैंड जो है वह देश में हुआ था और उसका जो है मृत्यु वह कोरोनरी थ्रोम्बोसिस जो एक हार्ट डिजीज होता है के कारण हुआ था। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस जो कि एक हार्ट डिजीज इसके कारण हो गया था। अब ये जब 4 वर्ष के अवस्था में थे तब वे अपने परिवार के साथ वह लंदन जो है वह चले गए थे, क्योंकि उनके पिता का जो है मृत्यु हो गया था जब वे 4 वर्ष की अवस्था में थे। इसलिए वे अपने परिवारों के साथ जो है यानी इंग्लैंड का जो है राजधानी या लंदन वहाँ पर जो है वह चले गए, मूव कर गए। अब ये जो है एक मॉडर्न जो है पोइट माने जाते हैं, आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। यह सिर्फ पोइट ही नहीं, वह शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और नोवेलिस्ट भी थे। तो दोस्तों, हम इसके विषय में कुछ और हम बात करेंगे, लेकिन इसको पहले हम देख लेते हैं। Was quite different from other poets of his age। वह अपने काल में अपने एज में अन्य कवियों से बिल्कुल ही डिफरेंट थे, बिल्कुल हट के थे। अनलाइक अदर मॉडर्न पोइट्स सच एज टी.एस. इलियट, और जैसे मॉडर्न पोइट टी.एस. इलियट के बारे में बात करते हैं, वे भी एक मॉडर्न कवि हैं और हु डिस्कस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो टी.एस. इलियट जो है वह सोसाइटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी समाज और औद्योगिकरण के समस्याओं के बारे में अपने कविताओं में डिस्कस किए हैं। लेकिन ये जो है ये ना तो सोसाइटी के प्रॉब्लम और ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रॉब्लम पर जो है या कुछ लिखे हैं, ये 2 थीम्स पर लिखे हैं। पहला तो यह चिल्ड्रन के ऊपर लिखते थे और सुपरनेचुरल थिंग्स के बारे में लिखते थे। चिल्ड्रन के बारे में मतलब वैसे कविताओं का ये रचना करते थे जो चिल्ड्रंस को एलिवेट करता हो, उसके मोरल कैरेक्टर को एलिवेट करता हो, उसे एक्साइटिंग या एंटरटेनिंग देता हो, वैसे कविताओं का ये रचना करते थे। और कुछ ऐसे सुपरनेचुरल थिंग्स जैसे डेविल्स हो गया, गोस्ट्स हो गया, उसके बारे में भी अपने कविताओं में मेंशन करते थे और इसके तहत वह बच्चों और अन्य लोगों को प्रोत्साहित या आनंदित करने का प्रयास जो है वह करते थे। तो इसीलिए इसे जो है विशेषता चिल्ड्रंस पोइट कहा जाता है। याद रखिएगा, चिल्ड्रंस
पोइट कहा जाता है, इसको चिल्ड्रंस पोइट कहा जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए, अब वाल्टर डे ला मेयर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम देम, यानी वाल्टर डे ला मेयर जो है अन्य कवियों, हम तो कह चुके हैं अन्य कवियों से ये डिफरेंट थे, बिल्कुल डिफरेंट थे, बिल्कुल हटके थे, बिल्कुल अलग थीम्स को चयन करके वे कविताओं का सृजन करते थे। लाइक ए कॉन्ज्यूरर, वह एक जादूगर के भांति जो है वह रहस्यमयी वातावरण को क्रिएट करता था, उत्पन्न करता था, जहाँ पर अनुभव जो है वह, उसका जो अनुभव है वह ड्रीम जैसा प्रतीत होता था, एक स्वप्न जैसा प्रतीत होता था, और उस ड्रीम में जो है वह रियलिटी जो है मिक्स करके प्रदर्शित करता था। एमंग हिज पोम्स, उसकी कविताओं में लिसनर, स्केयरक्रा और अरेबिया वह उल्लेख के लायक है, यानी वर्थ मेंशनिंग मतलब होता है उल्लेख के लायक, उल्लेख के लायक। एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण हो गया, मिस्ट्री मतलब रहस्य हो गया, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव हो गया, ड्रीम मतलब स्वप्न हो गया, रियलिटी मतलब वास्तविकता हो गया, उसके बाद सोसाइटी मतलब समाज हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण हो गया, ऑल टुगेदर मतलब एक साथ, डिफरेंट मतलब अलग, उसके बाद रिलेटेड टू मतलब से संबंधित, डिस्कस मतलब विचार विमर्श करना, सच मतलब ऐसा, अनलाइक मतलब के जैसा नहीं, और क्वाइट मतलब बिल्कुल। तो ये सारे जो है आपका वर्ड्स है जो डिफ़िकल्ट है। चलिए, यहाँ तक तो देख लिए, अब थोड़ा सा विस्तृत जानते हैं इसके बारे में। हम बताए थे कि यह एक प्रतिष्ठित जो है, एमिनेंट जो है वो पोइट है, पोइट। इसके दो महत्वपूर्ण कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। पहला है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, और पीकॉक पाई, पीकॉक पाई, ये दो जो है वह क्या है, पोम्स का कलेक्शन है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई। इसके लिए उसे जो है विश्व प्रसिद्धि जो है मिला है, और इनके जो महत्वपूर्ण कविता जो विश्व विख्यात है वह है इक्को। इक्को हो गया आपका, एन एपिटाफ हो गया, एपिटाफ, ये दोनों कविताओं को आप पढ़ेंगे 12th में, 11th और 12th में, 12th में ही पढ़ेंगे, 12th में ही। उसके बाद आपका होगा कम हिदर, कम हिदर, कम हिदर। उसके बाद आप यहाँ पर तो देख लिए द लिसनर, द लिसनर। उसके बाद स्केयर क्रा, द स्केयर क्रा। उसके बाद अरेबिया। ये सारे जो है महत्वपूर्ण जो है कविता है इनका। अब यह जो है सिर्फ पोइट ही नहीं बल्कि एक नोवेलिस्ट भी थे, उपन्यासकार भी थे, और इनका जो एक सुप्रसिद्ध उपन्यास है उसका नाम है मेमर्ज ऑफ मिजेट्स, मेमर्ज ऑफ मिजेट्स। इसके लिए इसे अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा वे शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, लघु कथा कहानीकार भी थे, और उन्हें जो है कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज के लिए जो है इसे अवार्ड जो है घोषित किया गया, उसे दिया गया। चलिए, इसके विषय में तो जान लिए। इसके अलावा जो है वे एक एसियस्ट भी थे, यानी निबंधकार भी थे। बहुत सारे निबंध जो है, बहुत सारे विषय वस्तुओं पर वे मेंशन किए। अब इसके लेखनी से प्रभावित होकर के क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो इंग्लैंड की महारानी थी उस वक्त, उसे ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में प्रोवाइड की थी। तो ये जो है वर्सटाइल जीनियस थे, और इनके जो है कविताओं में आप मिस्ट्री देखेंगे, यानी रहस्यमय जो है वातावरण ये क्रिएट करते थे, और इसमें जो है एक मेलनकोलिक टोन देखिएगा, इनकी कविताओं में मेलनकोलिक जो है वो टोन देखिएगा, यानी विषादग्रस्त जो है स्वर इसके कविताओं में मिलता है। और साथ ही साथ वह ड्रीमी जो है इनकी कविताओं में ड्रीमी रियलिटी जो है वह प्रस्तुत किया जाता था, बहुत ही चतुराई पूर्ण। तो ये आपको कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त हुआ है।
अब हम लोग मार्था के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लें। मार्था भी जो है वह अपने आप में सफिशिएंट पोम है, अपने आप में सफिशिएंट पोम है। और इस कविता में इस कविता में इस कविता में कवि एक वृद्ध महिला का चित्र जो है प्रस्तुत किए, और जो बच्चों को परियों एवं भूतों पिशाचों का कहानियाँ कहा करती थी। तो स्पष्ट हो गया कि यह कविता जो है एक मार्था, एक वृद्ध महिला के बारे में लिखा गया है, और वह महिला बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी, अक्सर भूतों और परियों की कहानियाँ सुनाया करती थी। तो यहाँ पर मार्था जो है वही वृद्ध औरत है या महिला है। तो उसमें इसके बारे में बात किया जा रहा है। अब यहाँ आ जाइए, कविता की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इसे रिसाइट करते हैं। रिसिटेशन के बाद जो है हम इसमें मौजूद जो हार्ड वर्ड्स है उसमें उसका सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में करेंगे। देखिए, once upon a time, over and over again, Martha would tell us her stories in the hazel glen. Her words, those clear grey eyes, you watch and the story seems told by their beautifulness, tranquil as dreams. She would sit with her two slim hands clasped round her bended knees, while we on our elbows lolled and stared at ease. Her voice and her narrow chin, her brave small lovely head seemed half of the meaning of the words she said. तो यहाँ पर सिचुएशन कर लिए। अब देखिए हार्ड वर्ड्स को देखिए। once upon a time मतलब होता है एक बार की बात है, यानी एक बार की बात है या एक समय की बात है। ओवर एंड ओवर अगेन, ये एक फ्रेज है, ये भी एक फ्रेज था और ये भी एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है बार बार। ओवर एंड ओवर मतलब अगेन मतलब बार बार। अब देखिए यहाँ पर देखिए हेजल और ग्लेन का अर्थ जो समझते हैं। हेजल मतलब होता है हरे भूरे रंगों की झाड़ियाँ, और ग्लेन मतलब होता है संकरी घाटी। उसके बाद क्लियर मतलब तो स्वच्छ होता है, स्पष्ट होता है, और ग्रे मतलब होता है भूरा। ग्रे मतलब क्या होता है? भूरा। उसके बाद आप ब्यूटीफुलनेस मतलब होता है सौंदर्य या सुंदरता कह सकते हैं, सुंदरता। ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, ट्रैंक्विल मतलब शांत। उसके बाद क्लास्ड मतलब होता है जकड़ा हुआ। यानी देखिए क्लास जो है वर्ब है, उसी का ये वर्ब टू है। तो क्लास मतलब होता है जकर कर पकड़ना, जकर कर पकड़ना या कस करके पकड़ना। बेंडेड मतलब होता है मुड़ा हुआ। बेंडेड मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ। और नीज मतलब होता है घुटना। यहाँ पर जो है देख रहे हैं आप घुटना, ये नीज मतलब होता है घुटना। उसके बाद वाइल मतलब होता है जबकि, वाइल मतलब जबकि। इलबूज मतलब ये होता है आपका केहुनी, इलबूज मतलब केहुनी होता है। और लोल्ड, देखिए यहाँ पर लोल्ड इलबूज का प्रयोग किए हैं, लोल्ड इलबूज। अब देखिए ये तो इलबूज हुआ, अब ये इलबूज हुआ। यदि आप इसे बेंड करते हैं तो ये लोल्ड इलबूज कहलाता है। तो ये हो गया आपका लोल्ड इलबूज मतलब मुड़ा हुआ केहुनी, मुड़ा हुआ केहुनी। अब
एस्टियर एक वर्बोन है। एस्टियर मतलब होता है गौर से देखना, एक टक से देखना। तो एस्टियर मतलब एक टक से देखना। इसका वर्ब टू है एस्टियर्ड, यानी एक टक से वो देखा करता था। एट इज एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है शांति से या विश्रामावस्था में। उसके बाद नेरो, नेरो नेरो मतलब होता है संकीर्ण। क्या होता है? संकीर्ण, संकीर्ण होता है। उसके बाद आपका ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है गंभीर, गंभीर। ग्रेव मतलब क्या होता है? गंभीर। लवली मतलब प्यारा, हेड मतलब सिर, सिम मतलब दिखा करता था, हाफ मतलब आधा, मीनिंग तो जानते ही हैं आप, अर्थ सी सेड, अब नहीं है। तो ये आप देख लिए इसमें जो प्रयुक्त हार्ड वर्ड्स था उसका भी सॉल्यूशन। और अब हम लोग जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है इसका देखते हैं। तो अभी हम तुरंत कहे हैं कि मार्था एक वृद्ध स्त्री है जो बच्चों को भूतों व परियों की कहानियाँ कहा करती थी। तो वह देखिए यहाँ पर विशेषता जो है बताया गया है मार्था के विषय में कि वह जब भी कहानी कहने के लिए बैठती थी और जब भी कहानी कहने की शुरुआत करती थी तो सबसे पहले वह बोला करती थी कि वंस वंस अपॉन ए टाइम, वंस वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक समय की बात है। ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार कहती थी। बार बार कहने से वो जो बच्चे कहानियाँ सुनने के लिए बैठे रहते थे उसका ध्यान जो है उसकी ओर केंद्रीकृत हो जाते थे। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया वंस वंस अपॉन ए टाइम, ओवर एंड ओवर अगेन। वह जब भी कहानी कहने के लिए बैठती थी तो वह सबसे पहले कहानी का शुरुआत एक समय की बात है से करती थी। और यह एक समय की बात है वह बार बार दोहराती थी ताकि बच्चों का कंसंट्रेशन हम पर ज़्यादा से ज़्यादा हो, फोकस हो। अब मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज। अब इसके बाद वह कहानी जो है यहाँ पर देखिए लिखा गया है हम लोगों को, यहाँ पर हम लोगों को मतलब बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है। और उस बच्चों में जो है कभी भी वाटर डेला मेयर भी शरीक है। तो कहता है मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज। मार्था जो है हम लोगों को कहानियाँ कहा करती थी। अब कहाँ कहानी कहा करती थी? तो इन द हेजल ग्लेन, यानी इन द हेजल ग्लेन मतलब कि हरे भूरे झाड़ियों के संकरी घाटी में, अर्थात पहाड़ की मनोरम वादियों के प्राकृतिक वातावरण में बैठ करके मार्था एक चबूतरे पर, टेरेस पर जो है बैठ करके वह कहानी कहती थी। और बच्चे जो है वो पीछे नीचे जो है वह बैठ करके बढ़िया से कहानी सुना करते थे। तो अब हेजल ग्लेन में वह कहानी कहा करती थी। अब यहाँ पर देखिए फिजिकल मार्था, यानी मार्था के फिजिकल टेंडेंसीज या फिजिकल अपीयरेंसेस के बारे में बातें किया जा रहा है कि हर्स वेयर दोज क्लियर ग्रे आईज यू वॉच। अब यदि तुम उसके आंखों में देखते, यानी मार्था के आंखों में, तो उसके आंख में विशेषता क्या था? तो वो स्वच्छ था, यानी उनकी आंखें स्वच्छ था, ग्रे था, भूरे कलर का था, भूरे कलर का था। एंड द स्टोरी सीम्स टोल्ड बाय देयर ब्यूटीफुलनेस। और जो कहानी वह कहा करती थी सुंदरता के साथ, सौंदर्य के साथ, तो उसके कहानी ऐसा प्रतीत होता था कि वह स्वप्न जैसा शांत है, स्वप्न जैसा शांत है। कहने का मतलब वह अपने कहानी को इतने इम्प्रेसिव ढंग से, इतने प्रभावकारी ढंग से कहा करती थी, वह इतने अपने शारीरिक हाव भाव का प्रयोग करती थी, वह अपने फेस को, फेशियल एक्सप्रेशन को इतने बदल बदल करके कहानी के अनुसार वह ट्विस्ट करती थी कि उसका जो स्टोरी था वह शांत प्रतीत होता था, जैसे कि शांत ड्रीम हो, कोई सुंदर जो है स्वप्न में कोई व्यक्ति मग्न हो। कहने का मतलब है कि एक अच्छे तजुर्बा के साथ वह कहानी
प्रस्तुत बच्चों के सामने करती थी और बच्चे जो है वह उसकी कविताओं में खो जाया करते थे। वह शांत चित्त होकर के शिथिलता पूर्वक वह बैठे होते थे और मार्था के द्वारा कही हुई कहानियों को वह प्रेम पूर्वक स्वप्न सदृश जो है आनंद चित्त होकर के शीतलता पूर्वक वह कहानी सुना करते थे। सॉरी, बच्चों के लिए है ये, करते थे। चलिए अब देखिए यहाँ पर वह कैसे बैठा करती थी। तो शी वुड सिट विथ हर टू स्लिम हैंड्स क्लास्प्ड राउंड हर बेंडेड नीज। अब वो जो बैठा करती थी, बैठने का तरीका जो है बताया गया। ये दोनों हाथ जो है बहुत ही स्लिम था, बहुत ही स्लिम था। किसका? मार्था का। बहुत ही स्लिम हैंड था और दो स्लिम हैंड्स को जकड़ के, अब किसको जकड़ा जाता था? तो राउंड हर बेंडेड नीज, यानी वो घुटनों, अपने घुटनों को मोड़ करके, ठीक। और दोनों ये जो आर्म्स है, ये दोनों जो मेरा स्लिम हैंड्स है, वह दोनों ऐसे करके बेंडेड नीज को जकड़ करके और पकड़ करके वह बैठा करती थी। चलिए ये स्पष्ट हो गया। बेंडेड मतलब मुड़ा हुआ, नीज यानी मुड़ा हुआ, नीज के चारों ओर टू जो उसका स्लिम हैंड्स है से जकड़ करके वह बैठा करती थी। वाइल, जबकि वी ऑन आवर एल्बोज लोल्ड। अब कहते हैं कि वी मतलब हम लोग, यानी बच्चे लोग जो कहानियाँ सुन रहे हैं उसके बारे में कहा गया है, जिसमें पॉइंट्स भी शरीक है। तो जबकि बच्चे लोग जो कहानियाँ सुनते थे वे, अब देखिए ये तो हो गया आपका क्या चीज़, आपका वो इल्बू हो गया और ऐसे कर देते हैं तो लोल्ड हो गया। अब ठेहुनों पर वह अपने कहानियों को रख करके और इस तरह से, ठेहुनों पर अपने कहानियों को रख करके इस तरह से प्रेम पूर्वक ऐसे करके कहानी सुना करते थे। अब स्टेयर्ड, और उस दरमियान उसका जो सारा कंसंट्रेशन है उस मार्था पर होते थे और वह शांत चित्त अवस्था में, विश्राम अवस्था में बैठे हुए होते थे उस वक्त, ठीक है। अब हर वॉइस एंड हर नेरो चिन। अब देखिए वॉइस के बारे में बताया जा रहा है कि वॉइस जो है उसमें बहुत ही मिठास था। वॉइस क्या था? उसमें ज़्यादा मिठास था, उसमें एक बेहतरीन जो है एक स्वीटनेस था। एंड हर नेरो चिन, और उसका जो चिन था, उसका जो टुड्डी था वो बहुत ही नेरो यानी संकीर्ण था, छोटा था, बहुत ही सुंदर था। हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड, उसका माथा भी जो था वो बहुत ही छोटा था, बहुत लेकिन सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। और उस माथे में वैचारिक शक्ति बहुत ज़्यादा थी, यानी वो गंभीर टाइप का महिला थी, यानी वो गंभीरता पूर्वक कोई भी कहानी को वह स्टार्ट करती थी, छेड़ती थी। चलिए, सिम्ड हाफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड शी सेड, और वह जो कहानियाँ कहने के दरमियान में जो शब्दों का इस्तेमाल करती थी वह बहुत ही चतुराईपूर्ण ढंग से करती थी और इस तरह से हाव भाव का प्रयोग करती थी। फिजिकल जो अपीयरेंसेस है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वह इस तरह से ट्विस्ट करके या इस तरह से हाथ को या पैरों को या आँख को या फेस को या नाक को चढ़ा करके या और कोई चीज़ ऐसा करती थी कि कहानी का मीनिंग आगे क्या होने वाला है पहले ही उसका कुछ अनुभूति उन बच्चों को हो जाते थे। तो ये आपका हो गया आपका तो है 2 और 4 स्टैंजास जो है हम समाप्त कर दिए हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और इसमें जो रिमेनिंग स्टैंजास है उसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए आज का जो है दौड़ यहाँ समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। And no one ever would have dared to tread